नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग यूपी होमगार्ड के मॉक टेस्ट पर डिस्कशन करेंगे। ये साथियों RWA द्वारा दिया गया पहला मॉक टेस्ट है। इसके हम सभी 100 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कांस्य। कांस्य का उपयोग तांबे और टिन को मिश्रित करने के लिए किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उदयन। यानी कि उदयन वह शासक था जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी तथा वह अजातशत्रु का पुत्र भी था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। इसको हम शॉर्ट में FST भी बोल देते हैं, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1757। और 1764 में ये हमारा साथियों बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जबकि 1760 में ये वांडीवास का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद अपनी ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख। सिंधु नदी भारत में लद्दाख UT से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। यानी कि साथियों इसमें हमें देखना है कि मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है। ये लोकटक झील है, ये साथियों हमारी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा बड़ा पानी ये भी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा भीमताल ये भी मीठे पानी की झील है, जबकि सांभर ऑप्शन बी यानी कि ये सांभर है जो कि राजस्थान में ये हमारे खारे पानी की झील है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर झील। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण एशिया। तो हमारा भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कोयला। कोयला हमारा एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में डैश अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में साथियों ये पूछ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 8 अनुसूचियां थीं, जबकि इसको संशोधित करके इसमें 4 और ऐड करी गई हैं, तो अब टोटल हो जाएंगी वर्तमान में 12 है। लेकिन मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है वह केंद्र सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 23। इसमें है बाल श्रम और मानव तस्करी, जबकि अनुच्छेद 24 में है कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं उनसे संबंधित, ये 24 अनुच्छेद में दिया गया है। जबकि 15 में है ये राज्य, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ये भेदभाव नहीं करेगा। और 25 में ये साथियों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के पास, यानी राज्य की राज्यपाल विधानसभा को, मतलब उस संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तृतीय मंडल। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। लखनऊ की जो चिकनकारी कढ़ाई है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग है ये साथियों भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। ये साथियों 1 अप्रैल 1935, इसकी डेट याद रखना 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दाब या प्रेशर। तो साथियों प्रेशर की यूनिट होती है हमारे पास पास्कल। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तल दर्पण। इसको साथियों इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो साथियों उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेनोइक एसिड, यानी कि मीथेनोइक एसिड ये साथियों चींटी के डंक में पाया जाता है। जबकि एसिटिक एसिड ये साथियों सिरका में पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड ये साथियों खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा वगैरह हैं इन सभी में पाया जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये साथियों दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यशद लेपन विधि। यानी यशद लेपन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र क्या है?
तो इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। और ये साथियों NaCl ये साथियों साधारण नमक का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन के। विटामिन के साथियों ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके अलावा ये साथियों विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। जबकि साथियों विटामिन ए ये साथियों रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल। तो साथियों केरल में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का कितना प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 54.6%। तो साथियों ये जो 54.6% आबादी है ये साथियों कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1966 से 67 के दशक में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जिसे तूती-ए-हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि एवं संगीतकार थे? तो साथियों एक याद रखना, ये अमीर खुसरो है, इस अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, यानी कि अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद भी कहा जाता है। साथियों ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि एवं संगीतकार थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों पूछा गया है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के अलावा एक हमारे पास अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी, ये उनके भी अध्यक्ष हुआ करती थी। जबकि राजेंद्र प्रसाद ये साथियों झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और ये जवाहरलाल नेहरू ये साथियों संघीय समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ये साथियों ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भविष्य में भुगतान करना। तो साथियों क्रेडिट कार्ड का उपयोग भविष्य में भुगतान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैकेल। तो साथियों याद रखना हैकेल को इकोलॉजी शब्द का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। तो साथियों याद रखना, उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य कारण कौन सी गैस से है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण बनती है, ये हमारी CO2 गैस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कथक। भरतनाट्यम ये साथियों तमिलनाडु का है, ओडिसी नृत्य ये उड़ीसा का है, और कुचिपुड़ी ये हमारा साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। तो भारत भारती सम्मान है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुलाल लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये साथियों चरकुलाल लोक नृत्य है, इसका संबंध ब्रजभूमि से है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यश भारती पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा कला संस्कृति और खेल के क्षेत्र में दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। तो साथियों याद रखना, ये जो यश भारती पुरस्कार है जो कि कला संस्कृति और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में। तो याद रखना, भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये हमारी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये साथियों यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1995। तो याद रखना कि 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कानपुर। तो साथियों याद रखना, कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट, यानी कि जो यूपी का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी है ये साथियों चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र यानी कि ऑप्शन बी। ये साथियों सोनभद्र ये यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला भी है और यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा नहर यानी कि ऑप्शन बी। तो शारदा नहर हमारी यूपी की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यूपी में यूरेनियम मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर यानी कि ऑप्शन सी साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ललितपुर जिले में यूरेनियम मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला अधिकारी यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा आप सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना साथियों, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी यानी कि 1962। तो याद रखना 1962 में यूपी होमगार्ड विभाग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में। तो यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पुलिस महानिदेशक। इनको साथियों इंग्लिश में हम लोग डीजीपी भी बोल देते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 8। याद रखना साथियों, जो हमारे यूपी है इसमें हमारे पास कुल 8 जोन है और साथियों ये जोन है इनका प्रमुख हमारे पास होता है एडीजी। तो ये भी साथियों याद रखना कि कुल 8 जोन हैं और इन 8 जोनों का प्रमुख यानी कि जो हेड होता है उसको एडीजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 18 है। तो याद रखना 18 ये साथियों पुलिस रेंज है, जबकि 8 क्या है? 8 ही हमारे पास पुलिस जोन है। और साथियों जो पुलिस रेंज है इनका हेड हमारे पास कौन होता है? ये साथियों आईजी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? तो याद रखना साथियों ये हमारे पास टोटल 7 जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। तो इसमें हमारे पास 7 जिले कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। तो याद रखना साथियों 7 जिले हैं जिसमें पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महानिदेशक होमगार्ड्स। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंतरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है देश के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न है, आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा समाज में भय और अस्थिरता फैलाना यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है समाज में भय और अस्थिरता फैलाना। अगला प्रश्न है, भारत में आतंकवाद की जांच के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा NIA यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये साथी 1993 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होती है, उस समिति की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। ये साथियों डेट भी याद रखना, 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दी हैग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये साथियों याद रखना, WHO हो गया, और एक ये WTO और ये वर्ल्ड बैंक, इन सभी का साथियों मुख्यालय मिलेगा हमारे पास जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड जेनेवा। तो इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा। तो WHO, WTO और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखना, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये साथियों हमारे देश के वैज्ञानिक थे सर CV रमन। तो ये साथियों उनके जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये साथियों शिक्षक दिवस है, ये हमारे पास 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी। तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जबकि पंचतंत्र के लेखक ये साथियों विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, YouTube का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडियो साझा करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये साथियों उसकी दूसरे ऑप्शन है पत्र लिखने के लिए, ये साथियों एलिमिनेट हो जाएगा। बैंक खोलने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। समाचार पत्र छापने के लिए ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है वीडियो साझा करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचा पाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉपअप ब्लॉकर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
यानी कि जो पॉपअप ब्लॉकर है ये साथियों हमें स्पैम से नहीं बचा पाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यानी कि ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इन शब्दों को याद रखना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 39D। तो ये साथियों एक हमारा ये DPSP है, या अनुच्छेद 39D, जिसमें दिया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 22 जनवरी 2015 को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी महिला पावर लाइन का नंबर है? ये साथियों सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी यानी कि 1090। ये साथियों महिला पावर का नंबर और यह भी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये दोनों है 1090। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको साथियों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ये साथियों ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये परावर्तन है प्रकाश का, जबकि ये अपवर्तन है यानी रिफ्रैक्शन है। तो इसको याद रखना कि तारों का टिमटिमाना ये साथियों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सोनार SONAR का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO से ये साउंड आ जाएगा और नेविगेशन NA एंड रेंजिंग के लिए ये R है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PM किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय राशि या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसमें याद रखना PM सम्मान निधि किसान योजना है, इसके अंतर्गत किसानों के लिए एक साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ये मुफ्त राशन बांटना, ये साथियों एलिमिनेट होगा। किसानों का कर्ज माफ़ करना, ये भी नहीं होगा। बेरोजगारों को भत्ता देना, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखना साथियों ये पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, और उस समय जो हमारे यहाँ के वायसराय थे जो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि 1881 में ये साथियों नियमित जनगणना थी। इस समय
जो वायसराय थे जो लॉर्ड रिपन थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के समय हुई थी? तो इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रिपन। और ये साथियों सन भी याद रख लेना, इसका ईयर 1881 में। तो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, जबकि 1881 में ये नियमित जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष की बाद। इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 15वीं जनगणना। जो 2011 की जनगणना हुई भारत की, ये साथियों 15वीं नंबर की थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष या ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना वर्ष 1921 को ग्रेट डिवाइडेड ईयर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1896 में। ये साथियों एथेंस में हुई थी। ये स्थान भी याद रखना, एथेंस में 1896 में। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि टेनिस। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ संगीति में, यानी कि ये जो चौथी संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, तो इसमें साथियों बौद्ध धर्म है जो दो भागों में विभाजित हो गया था, एक तो हीनयान और दूसरा है महायान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी यानी कि तापी नदी। ये साथियों तापी नदी है, ये पश्चिम की ओर बहती है और ये साथियों डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। जबकि जितनी भी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं, और ये जो नदी पश्चिम दिशा में बहती हैं तो ये सभी एस्चुरी बनाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि ताप्ती नदी। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। तो याद रखना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? कुंचिकल, और ये साथियों कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो साथियों आपका कितना स्कोर बना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।